आज है 4 अक्टूबर और हम शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। ये 2016 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य था कि 2.95 करोड़ हाउसेज जो हैं वो बनाने हैं। ठीक है, सितंबर 2022 तक 2.46 करोड़ हाउसेज सैंक्शन हुए थे, जिसमें से 2 करोड़ बन गए हैं। ठीक है, और उस 2 करोड़ में से करीब 69% हाउस ऐसे हैं जिसमें ओनरशिप वुमेन की है, मतलब या तो पार्शली या फुली ओनरशिप में है वो वुमेन के, रूरल एरियाज में। ठीक है, और इसके जो बेनिफिशरीज हैं वो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो 2011 में हुआ था, ठीक है, उससे लिए गए हैं और उसको वेरीफाई करता है जो वहाँ का ग्राम सभा है, और इसको इम्प्लीमेंट कर रही है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, उसके बाद शस्त्रा रामानुजा प्राइज़ 2022, ये यूंकिन टैंग को दिया जाएगा, वो यूएसए में प्रोफेसर हैं। ठीक है, उसके बाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ये 2015 में लॉन्च की गई थी। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा। इसका उद्देश्य था फाइनेंशियल इंक्लूजन का। बेसिकली ये नॉन फार्म जो बिज़नेस होते हैं, नए बिज़नेस, उनको लोन देती है। इसमें 3 तरह के लोन मिलते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। अगर 50,000 तक रुपए तक लोन लिया है तो वो शिशु कहलाएगा। अगर 50,000 से 5 लाख के बीच में लोन लिया है तो वो किशोर कहलाएगा। और अगर 5 लाख से 10 लाख के बीच में लोन लिया है तो वो तरुण कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद श्यामजी कृष्ण वर्मा, इनका आज 4 अक्टूबर को बर्थ एनिवर्सरी है। ठीक है, ये फ्रीडम फाइटर थे और पेशे से लॉयर या जर्नलिस्ट में थे। ठीक है, इन्होंने कई काम किए हैं। ज़्यादातर जो इनकी एक्टिविटीज़ थी वो विदेशों में हुई थी, लंदन जैसे यूके और फ्रांस, जर्मनी। ठीक है, और वहाँ पे इन्होंने इंडियन होम रूल सोसाइटी बनाया था, 1905 में लंदन में बनाया था, और इसमें इनकी हेल्प की थी बिकाजी कामा, दादा भाई नौरोजी और एस आर राणा ने। इन्होंने इंडिया हाउस भी बनाया था, 1905-1910 के बीच में एग्जिस्ट था, और उसमें स्टूडेंट जो इंडियन स्टूडेंट वहाँ जाते थे, ठीक है, उनको हेल्प मिलती थी, उनको हेल्प देते थे। और इंडियन सोशोलॉजिस्ट भी इन्होंने लंदन में ही बनाया था। ठीक है, उसका भी उद्देश्य यही था, और इन्होंने एक इंडियन सोशोलॉजिस्ट का मंथली भी निकाला था। ठीक है, उसके बाद है भारतमाला परियोजना। ये 2017 में स्टार्ट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के द्वारा। इसको इम्प्लीमेंट कर रही है नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, NHAI। और ये कैसे किया जाएगा? भारतमाला का उद्देश्य है कि एक बहुत बड़ा सा सड़कों का जाल बनाना पूरे इंडिया भर में, जिसके थ्रू हम मैन मटेरियल वगैरह आराम से ट्रांसपोर्ट कर सकें। और इसको किया जाएगा जैसे कई सारे इकोनॉमिक कॉरिडोर्स हैं, इंटर कॉरिडोर्स हैं, फीडर रूट्स हैं। ठीक है, इन सबको इम्प्रूव करके, इन सबको डेवलप करके कोस्टल और पोर्ट कनेक्टिविटी और ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वेज हैं। ठीक है, इन सब के द्वारा ही इसको डेवलप किया जाएगा। और ये इसके नीचे दिया है इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन। ये EPC मॉडल है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल होता है। जैसे हमने पढ़ा है कि वो बोट बोट मॉडल, वैसे ही ये भी है, बिल्ड ऑपरेट और ट्रांसपोर्ट ट्रांसफ़र वाला था, वैसे ही ये भी है एक मॉडल। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो प्राइवेट एंटिटी होती है उसको काफ़ी फ्रीडम मिलती है उनको डिज़ाइन करने में और कंस्ट्रक्शन करने में, और जो गवर्नमेंट एंटिटी होती है वो उनको पे करती है। ठीक है, मतलब एज़ पर प्रोजेक्ट जितना भी उनका कॉस्ट लगता है वो गवर्नमेंट देती है। उसके बाद नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम, ये 2008 में लॉन्च की गई थी। अभी फैसला लिया गया कि इसको 2025-26 तक कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, इसमें जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं खासकर, ठीक है, उनको 8 में वो ड्रॉप न करें 8 के बाद, इसलिए एक एग्ज़ाम होता है। जो मेरिटोरियस बच्चे होते हैं उनको स्कॉलरशिप मिलती है 9 to 12। ठीक है, तो उनका जो 7th क्लास का मार्क्स होता है वो इसमें काउंट होता है, मतलब 55% मांगते हैं एटलीस्ट। ठीक है, उसके बाद वर्ल्ड हैबिटेट डे 2022, ये जो अक्टूबर का पहला मंडे होता है, यानी कल था। ठीक है, तो उस दिन मनाया जाता है। इस बार की थीम थी माइंड द गैप, लीव नो वन एंड प्लानट बिहाइंड। इसमें मेन फोकस है CCC पर, क्राइसिस पर। CCC कौन सी है? कोविड-19, क्लाइमेट और कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, उसके बाद है नोबेल प्राइज़ फॉर फिजियोलॉजी और मेडिसिन, ये स्वांते पाबो जी को दिया गया। ये स्वीडन के हैं। ठीक है, इन्होंने जो है नियंडरथल्स जो होते थे, ठीक है, नियंडरथल्स ह्यूमन के ही कह सकते हैं, ह्यूमन के जैसे ही थे वो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में थे और वो एक्सटिंक्ट हैं। ठीक है, तो उनका जो जीनोम था उसको सीक्वेंस किया इन्होंने। और एक होमिनिन था डेनिसोवा, उसको भी एक तरह से खोजा इन्होंने। ठीक है, और होमिनिन क्या होता है? जो मॉडर्न ह्यूमन है इन्हीं के ही एक तरह के एप रिलेटिव हैं, एप स्पेशीज़ के रिलेटिव हैं होमिनिन। ठीक है, तो और इन्होंने इसी के साथ साथ एक नई साइंटिफिक डिसिप्लिन भी स्टार्ट की, पैलियोजेनोमिक्स, जिसमें जो एक्सटिंक्ट होमिनिन्स होते हैं उनके जो DNA होते हैं उनका रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक है,
फिर है अ डिसाइसिव शिफ्ट इन द डिस्कोर्स ऑन एबॉर्शन राइट्स। ये उस केस के ऊपर है जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस पर निर्णय दिया था कि एक अनमैरिड महिला भी अपना एबॉर्शन करा सकती है, ठीक है, अगर उसका मतलब प्रेगनेंसी को 20 से 24 हफ्ते हो गए हैं तो 2 डॉक्टर की परमिशन लगेगी, तो और वो एबॉर्शन करा सकती है। हाई कोर्ट ने इसको मना कर दिया था। एक कोई वुमेन थी, वो पहले हाई कोर्ट गई थी, हाई कोर्ट ने मना किया तो वो सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने अलग इंटरप्रिटेशन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है तो उसको जो प्रॉब्लम और ट्रॉमा फेस होगा वो उसकी मैरिटल स्टेटस को देख के नहीं होगा। मतलब अगर मैरिड वुमेन है या अनमैरिड वुमेन है, दोनों को सेम तरह की प्रॉब्लम होंगी, ठीक है। साइकोलॉजिकल और या जो फिजिकल चेंजेस होते हैं वो उनकी मैरिटल स्टेटस को देख के नहीं होगा। दूसरा, जो नया एक्ट है एमटीपी एक्ट जो अमेंडमेंट हुआ था 2021 में, उसमें हस्बैंड की जगह पार्टनर वर्ड यूज़ किया गया था। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो इंटरप्रिटेशन था उसमें यही कहा गया था कि जब उनका जो स्टेटस चेंज होने की बात है उसमें अगर पार्टनर चला जाएगा तो भी स्टेटस उसका चेंज ही हो जाएगा, ठीक है। पहले लिव इन में थी, अब लिव इन में नहीं है, सिंगल या अनमैरिड माने जाएंगे, ठीक है। फिर इस जजमेंट से कई चीज़ें निकल के सामने आई, कई सारे इंटरप्रिटेशन इसमें दिए गए हैं, ठीक है। उसको उसको ही इन्होंने बताया कि वो कैसे इंपॉर्टेंट है। एक तो जैसे अपने यहाँ वो अबॉर्शन होता है, अबॉर्शन अभी अपने यहाँ पूरी तरह से गैर कानूनी नहीं है, मतलब पूरी तरह से लीगल नहीं है, ठीक है। अबॉर्शन अगर कोई कराता है एमटीपी के बाहर जाके, एमटीपी एक्ट के बाहर जाके, तो वो अभी भी ऑफेंस है आईपीसी के अंदर में, ठीक है। एमटीपी एक्ट के अंदर में ही रह के ही अबॉर्शन कराया जा सकता है, ठीक है। ये पहली चीज़ थी। दूसरे में क्या था कि जो मैरिड और अनमैरिड को लेकर डिस्टिंक्शन बनाई गई थी इस एमटीपी एक्ट में, उसको हटाया गया एक तरह से, ठीक है। दोनों को इक्वलिटी प्रदान की गई है, दोनों ही, मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वुमेन मैरिड है या अनमैरिड है, ठीक है। दोनों का स्टेटस, मैरिटल स्टेटस कुछ भी हो, दोनों को एक समान तरीके से वो राइट्स मिलेंगे, ठीक है। ये दूसरा था एस्पेक्ट इसमें। तीसरा ये कि इसमें जो मैरिटल रेप होता है उसको रिकॉग्नाइज किया गया। इसमें बताया गया कि अगर किसी महिला का उसके पति के जो पति द्वारा अगर उसका यौवन शोषण होता है और उससे कोई बच्चा होता है, मतलब उससे वो प्रेग्नेंट होती है, तो वो भी एक तरह का रेप है और वो उसके लिए क्या कहते हैं, अबॉर्शन राइट हैं, ठीक है, वो अबॉर्शन करा सकती है उसको। ये तीसरा था। चौथा था कि अगर कोई माइनर जो है वो कंसेशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी करती है तो नॉर्मली क्या होता है कि जब वो अबॉर्शन के लिए जाती है तो जो डॉक्टर होगा या जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होगा उसको ये मैंडेट है कि वो पुलिस को बताए पहले, ठीक है। पुलिस को बताने का मतलब होता है कि उनको फिर आइडेंटिटी रिवील करनी पड़ती है कि ये कौन है और इसकी उम्र क्या है या इनके पेरेंट्स कौन है, ठीक है। लेकिन इसमें कहा है कि अगर वो कंसेंशुअल सेक्सुअल एक्टिविटी है तो ये उनका आइडेंटिटी रिवील करने की ज़रूरत नहीं है। वो बता सकते हैं पुलिस को कि हाँ ऐसा केस आया, पर वो आइडेंटिटी नहीं रिवील करेंगे अगर जो गार्जियन या पेरेंट है वो कहते हैं कि ऐसा नहीं करना है, ठीक है। ये था। और इसमें पांचवा जो था उन्होंने बताया कि ये जो लॉ बना था एमटीपी लॉ, इसमें ये एक तरह से नॉन इंक्लूसिव था। हर सेक्सुअल जो ओरिएंटेशन लोग हैं उनको नहीं ऐड किया गया। इवन जैसे अभी हमने देखा कि मैरिड और अनमैरिड में भी डिस्टिंक्शन किया गया, ठीक है। तो ये इसमें इन्होंने डिस्कस किया था। फिर है द मीडिएशन बिल 2021। ये बिल अभी राज्यसभा में पेश हुआ और वहाँ की जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उसको भेज दिया गया उसमें कुछ सुधार करने के लिए, ठीक है। तो देख लेते हैं अपने यहाँ मीडिएशन का ऐसा कोई लॉ नहीं है अपने यहाँ अभी तक, ठीक है। कई सारे लॉज हैं अपने यहाँ जिसमें मीडिएशन का प्रोविज़न है, पर मीडिएशन के लिए अलग लॉ नहीं है। मीडिएशन को एक अच्छा सा अल्टरनेटिव मैकेनिज्म माना जाता है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, ठीक है। और इंडिया जो है वो सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मीडिएशन का सिग्नेटरी भी है। इसको अगर फॉर्मल रूप से देखा जाए तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम मीडिएशन कहा जाता है, ठीक है। इंडिया में जो लॉज हैं जिसमें मीडिएशन के प्रोविजंस हैं वो हैं जैसे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, कंपनीज एक्ट 2013, कमर्शियल कोड्स एक्ट 2015, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ठीक है। तो ये सारे लॉज हैं जिसमें मीडिएशन के प्रोविजंस हैं, ठीक है। पर ये जो मीडिएशन बिल बन रहा है ये पर्टिकुलरली मीडिएशन के लिए बन रहा है। इसमें कई सारे प्रोविजंस हैं, उसको देख लेते हैं। जैसे एक है मैंडेटरी मीडिएशन। जब भी कोई दो पार्टीज में डिस्प्यूट होगा तो वो लिटिगेशन पे जाने से पहले उनको इसके लिए मीडिएशन के लिए फाइल करना पड़ेगा, ठीक है। उनको मीडिएशन में जाना पड़ेगा और अगर उसमें से कोई भी पार्टी फेल होती है मीडिएशन में आने से या उसमें एब्सेंट रहती है तो उसके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी, ठीक है। अगर वो वैलिड रीज़न, कोई अच्छा सा रीज़न नहीं बताते हैं तो उनके ऊपर पेनल्टी पड़ेगी। ये एक
अब इसमें इसमें भी कई लोग मतलब इसमें भी वो माना जा रहा है कि ये भी कमी है कि उनको ऑप्शन नहीं दिया जा रहा है, उनको ऑब्लिगेट किया जा रहा है एक तरह से। ठीक है। फिर इसमें आगे है कि जैसे एक मीडिएशन सेटलमेंट एग्रीमेंट बनेगा जब मीडिएशन हो जाएगा, ताकि जो भी मीडिएशन हुआ है उसको इन्फोर्स किया जा सके। ठीक है, मान लीजिए कि मीडिएशन हो गया और उसके बाद दूसरी पार्टी ने कहा कि नहीं नहीं हम नहीं मानते, तो जो एग्रीमेंट बनेगा उसके हिसाब से उसको मानना पड़ेगा और वो कोर्ट में जाके उसको इन्फोर्स कर सकेगा। ठीक है। फिर इसमें एक तीसरा और प्रोविज़न है कि जो मीडिएशन की जो प्रोसीजर होगा, ठीक है, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगी कि कैसे कैसे मीडिएशन होगा। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि लॉ बन रहा है, अगर देखा जाए तो जो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस होते हैं वो अपने आप में एक लॉ होते हैं। ठीक है, उसको फॉलो करना ही होता है। तो आप लॉ भी बना रहे हो, आप फिर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से भी कह रहे हो कि वो बनाएंगे कि इस कैसे करना है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा डिस्प्यूट है। इसमें थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि ज़बरदस्ती हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को इसमें खींचने की कोशिश की जा रही है। जब आप लॉ बना रहे हो तो आप उसमें बताइए कि क्या कहते हैं कि मीडिएशन कैसे होगा या उसके लिए क्या प्रोविजंस होंगे। ठीक है। और उसके बाद है कि इसमें कहा गया है कि जो इंटरनेशनल मीडिएशन होगा अपने यहाँ इंडिया में होगा उसको डोमेस्टिक माना जाएगा, मतलब वो माना जाएगा कि हाई कोर्ट का जजमेंट जैसे जजमेंट या डिक्री होगा। ठीक है। लेकिन जो सिंगापुर कन्वेंशन है वो इस पे नहीं लागू होता, मतलब जिस पे जो जजमेंट या डिक्रीज होते हैं उस पे लागू नहीं होता, उस केस में नहीं लागू होता मीडिएशन। ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, इसको भी हो सकता है रिजॉल्व किया जाएगा। यही सब इसमें थे। तो ये आज के करंट अफेयर सुनने के लिए धन्यवाद।